अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ खलील फरहाद। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़लस्तीन के इलाके गज़ा की सूरत हाल क्या है। हमास के इसराइल पर ख़तरनाक हमले के बाद पैदा हुई सूरत हाल ने मिडल ईस्ट की पूरी सूरत हाल बदल कर रख दी है। इसराइल में हमास के हमलों में महलूकीन की तादाद बढ़कर इस वक्त तक 1300 हो गई है, जबकि गज़ा में महलूकीन की तादाद हर लम्हा बढ़ रही है। इस वक्त गज़ा के महलूकीन की तादाद करीब करीब 2000 हो गई है। आज के जांच पड़ताल के एपिसोड में हम इसराइल हमास लड़ाई से पैदा हुई सूरत हाल के बारे में जानकारी तो देंगे ही, साथ ही इसराइल आगे क्या करने की सोच रहा है, इस बारे में एक्सपर्ट की राय क्या है, और ये भी जानेंगे कि क्या फ़लस्तीन को लेकर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है। सबसे पहले देखते हैं गज़ा की सूरत हाल। गज़ा पर इसराइली हमले जारी हैं और ऐसे में गुज़िश्ता जुमा को इसराइल ने अल्टीमेटम देते हुए नॉर्थ गज़ा के करीब 11 लाख लोगों को 24 घंटों के अंदर साउथ गज़ा पहुंचने का ऑर्डर जारी कर दिया। इसराइल के इस ऐलान के बाद दुनिया भर में तशवीश दौड़ गई कि अब नॉर्थ गज़ा में शदीद तबाही होगी। यूनाइटेड नेशन ने इसराइल के इस अल्टीमेटम पर कहा कि ऐसा करने से हालात इंतहाई भयानक रूप इख्तियार कर लेंगे। इसराइल की 11 लाख लोगों को साउथ गज़ा पहुंचने की धमकी इसलिए भी तशवीशनाक है क्योंकि 11 लाख लोगों के साउथ गज़ा की जानिब जाने का मतलब हर घंटे यहाँ से 40,000 लोगों को निकलना पड़ेगा, जो करीब करीब नामुमकिन है। यूएन के मुताबिक इसराइल के हुक्म में जिन लोगों को जाने को कहा गया है उनमें उन स्कूलों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं जिन्हें यूएन शेल्टर होम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल इसराइल के अल्टीमेटम के बाद लोग साउथ गज़ा की तरफ जाने के लिए निकल गए हैं, तो वहीं इसराइल की धोखाबाजी सामने आई है। उसने गज़ा से निकलने वाले काफ़िले पर हमला करके 70 लोगों की जान ले ली। उधर हमास ने आवाम से कहा कि वो अपनी जगह छोड़कर कहीं भी ना जाएं, जहां हैं वहीं रहें। इससे पहले हमास ने इसराइल को धमकी देते हुए उसे गज़ा पर ज़मीनी कार्रवाई से बाज रहने की ताकीद की थी। हमास ने कहा था कि अगर इसराइल गज़ा में ज़मीन के रास्ते दाखिल होगा तो इसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। बहरहाल गज़ा के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। हलाकतों का सिलसिला भी जारी है और बड़े पैमाने पर मज़ीद हलाकतों का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान के फ़लस्तीन के तय मौक़िफ़ के। जैसा कि आप खबरों में देख ही रहे होंगे कि एक ग्रुप की हिमायत में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर, फ़लस्तीनियों से इजहार यगानगत करने पर कई अफराद को जेल की हवा खानी पड़ी। दरअसल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमास के हमले के फौरी बाद इसराइल में हुई हलाकतों की मजम्मत करते हुए इसराइल के साथ खड़े होने की बात कही। इसके बाद हिंदुस्तान भर में 2 ग्रुप बन गए जो इसराइल और फ़लस्तीनियों की हिमायत करते नजर आए। गुज़िश्ता जांच पड़ताल के एपिसोड में हमने मौजूदा बीजेपी हुकूमत से पहले हिंदुस्तान की तमाम हुकूमतों का फ़लस्तीन के बारे में मौक़िफ़ क्या है वो बताया। काबिल ज़िक्र है कि इससे पहले जब भी कभी हिंदुस्तान की जानिब से इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े पर कोई मौक़िफ़ आता था तो उसमें फ़लस्तीनियों का ज़िक्र ज़रूर होता था। ताहम जब पीएम मोदी ने इसराइल के साथ खड़े होने की बात करते हुए ट्वीट किया तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे में क़यास आराइयों का दौर शुरू हुआ कि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ फ़लस्तीनियों को लेकर क्या बदल गया है। क्या हिंदुस्तान मगरबी ममालिक की तरह साफ और सीधे तौर पर इसराइल के साथ खड़ा है? लेकिन गुज़िश्ता 6 दिनों की क़यास आराइयों को लगाम लगाते हुए हमारे मुल्क हिंदुस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया है कि फ़लस्तीनियों और इसराइलियों को लेकर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ में या स्टैंड में कोई तब्दीली नहीं आई है। मिनिस्ट्री ने कहा कि हिंदुस्तान फ़लस्तीनियों के लिए आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क फ़लस्तीन के मुतालबे की हिमायत में है। फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के लोगों के लिए एक ख़ुद मुख्तार आज़ाद रियासत के क़याम के लिए सीधी बातचीत की वकालत करता रहा है। ऐसा मुल्क बने जिसकी अपनी सरहदें हों और फ़लस्तीनी वहाँ महफूज रह सकें, जो इसराइल के साथ भी अमन से रहें।
BBC اردو کے مطابق باغچی نے یہ صاف صاف کہا ہے کہ ہندوستان کا فلسطینیوں کو لے کر یہ رخ طویل وقت سے چلا آ رہا ہے اور اس پالیسی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ India has always advocated the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders, side by side, at peace with Israel. And I think that position remains the same. وہیں کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری لڑائی پر جو بیان جاری کیا ہے اس میں فلسطینیوں کے لیے حمایت جتائی گئی۔ یہ اور بات ہے کہ بی جے پی کے کئی لیڈروں نے کانگریس پر تنقید کی کیونکہ یہ بی جے پی اور ملک کے پی ایم نریندر مودی کے موقف سے الگ تھا۔ وہیں دوسری جانب ہندوستان نے جہاں حماس کے اسرائیل پر حملے کی کڑی مذمت کی ہے تو وہیں فارن منسٹری کے ترجمان ارندم باغچی نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے سوال پر کہا کہ اس طرح کے فیصلے لینا فارن منسٹری کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارا فوکس ہمارے شہریوں کو یعنی اسرائیل میں رہ رہے ہندوستانیوں کو واپس وطن لانا یا ان کی مدد کرنا ہے۔ بہرحال یہ بات واضح ہے کہ غزہ کے سنگین حالات فوری طور پر نہیں بدلیں گے کیونکہ ابھی تک عرب ممالک نیند سے بیدار نہیں ہوئے۔ عرب لیگ کے کانوں تک غزہ کے معصوم بچوں کی چیخ و پکار نہیں پہنچی ہے۔ لے دے کر جو ممالک غزہ کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں اس میں ایران، لبنان اور سیریا بتائے جا رہے ہیں۔ وہیں UAE بھی ہے جس نے طبی امداد مصر کے ذریعے غزہ تک پہنچانے کا کام شروع کیا ہے۔ وہیں ہمارے ملک ہندوستان کا موقف بھی فلسطین کو لے کر نہیں بدلا، جیسا کہ سوشل میڈیا پر ایک طبقہ انتہائی نفرت اور گھناؤنے مطالبات کا اظہار کر رہا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ فلسطینی مسلمانوں کا خون بہانے میں مدد کا وہ آفر دے رہے ہیں، لیکن ان کے لیے مودی سرکار کی جانب سے فلسطین کے پرانے اسٹینڈ پر ہی قائم رہنے کا بیان بڑا دھچکا ہو سکتا ہے۔ بہرحال آج پوری اسلامی دنیا مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے اور انہیں اپنی ہر دعا میں شامل کر رہی ہے۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ خطے میں امن قائم ہو اور مظلوموں پر ظلم بند ہو۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔